हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स को। बेसिकली अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट एडीटीए को ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी कहा जाता है, डीटीएए। ठीक है, ये टैक्स ट्रीटी कहा जाता है। टैक्स ट्रीटी बेसिकली टैक्स एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो अब ये चीज़ है क्या, देखिए नाम क्लियर कर रही है कि 2 बार टैक्स जो लगते हैं उसको अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट करना। ठीक है, इसी को क्या कहा गया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्लियर है, तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया, नाम से ही क्लियर है कि भाई ये टैक्स को अवॉइड करने का एग्रीमेंट है। तो अब ये एग्रीमेंट होगा कैसे और कौन करता है, तो ये एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट साइंड होगा, जिस एग्रीमेंट का नाम होगा डीटीए। और ये एग्रीमेंट क्या इंश्योर करेगा कि जो भी इंडिविजुअल या एंटिटीज़ हैं, है ना, जो मतलब इंडिया में भी हैं और बाहर भी इनकम अर्न कर रहे हैं या वहाँ रहते हैं, तो ऐसे एंटिटीज़ को एक ही इनकम पे 2 जगह टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, उनको जो 2 जगह टैक्स देना है ना, इसी 2 जगह के टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये एग्रीमेंट इन कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो 2 जगह कैसा टैक्स देना पड़ता है इनको, मतलब एक तो भाई जहाँ वो इनकम अर्न करते हैं, मतलब सोर्स कंट्री, वहाँ उनको टैक्स देना पड़ेगा। आपने वहाँ इनकम अर्न करी, आप वहाँ पर टैक्स दीजिए। और दूसरा, जहाँ वो रहते हैं, जो टैक्स पेयर है वो जहाँ रह रहा होगा, जो रेसिडेंस होगा उसका, जो जिस भी कंट्री में, एक वहाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ही इनकम पे उनको 2 जगह टैक्स देना पड़ जा रहा है, जहाँ उन्होंने अर्न किया और जहाँ पे वो रहते हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए कि एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स ना देना पड़े, इसी के लिए इंडिया एग्रीमेंट साइन करती है। सो बेसिकली ये डीटीए उन्हीं के लिए, स्पेशली उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होता है जो ऐसे एनआरआईज़ हैं या ऐसे हैं जो एक कंट्री और दूसरी कंट्रीज़ में अपना करेक्शन करके रखें, मतलब एक जगह रहते हैं दूसरी जगह इनकम अर्न करते हैं, इस तरीके से उनका लेना देना है। तो ऐसे ही टैक्स पेयर्स के लिए ये एग्रीमेंट फ़ायदेमंद होता है। सो बेसिकली ये एनआरआईज़ को प्रोटेक्ट करता है डबल टैक्सेशन से, कि वो इंडिया में भी टैक्स दें और दूसरी कंट्री में भी टैक्स दें, ऐसा उन पर प्रेशर ना आए। और इसी चीज़ के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया ने कम से कम 90 कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा की कंट्रीज़ के साथ डीटीए साइन किया हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन किया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गई आपकी, कनाडा हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, हांगकॉन्ग, पोर्तुगल, सिंगापुर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान वगैरह है ना, ईरान है। इन सब के साथ आपका डीटीए साइन है इंडिया का। ठीक है, कि हमारे जो हमारे लोग हैं वो अगर बाहर कमा रहे हैं या बाहर के लोग मतलब वहाँ कमाते हैं और यहाँ रहते हैं, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अब इस चीज़ का मेन जो ऑब्जेक्टिव हुआ वो क्या हुआ इस एग्रीमेंट का, इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भाई इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट किया जाए, कि कोई भी इंसान कहीं भी रह रहा है और दूसरी जगह जाके अर्न कर सके, दूसरी जगह जाके बिजनेस कर सके, तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करेगा। अब एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स देना पड़ेगा तो आप भी कहेंगे छोड़ो, अपने यहाँ कमाए, एक ही जगह टैक्स दें, जितना कमाएंगे उतना तो टैक्स ही देना पड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। फेयर टैक्सेशन हो, है ना, ऐसा ना हो कि मतलब फेयर टैक्सेशन होना चाहिए, एक ही चीज़ पे बार बार लोग टैक्स दे, तो ये टैक्सेशन फेयर कहाँ से हुआ। तो फेयर टैक्सेशन होना चाहिए और टैक्स इवेजन को रिड्यूस किया जाए। जब बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है तभी लोग टैक्स चोरी करते हैं ना, तो उस चीज़ को भी रिड्यूस करने के लिए इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अब इस तरह के एग्रीमेंट में किस तरह की इनकम को कवर किया गया है, तो आप चाहे सैलरी से इनकम कमा रहे हो, बिजनेस से कमा रहे हो, कोई कैपिटल गेन आपको हो रही है ना, या आप कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस आप अर्न करते हो, या आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी से इनकम हो रही है, या शिपिंग या एयर ट्रांसपोर्ट इनकम हो रही है, आपको किसी से भी इनकम हो रही है, इस तरह की इनकम पे अगर आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो उस टैक्स को 2 बार ना देना पड़े, उसके लिए एग्रीमेंट एलिजिबल है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट इन सारी इनकम को कवर करता है। अब डीटीए किस तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डीटीए की अगर बात करते हैं तो देखिए 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारा बायलैटरल होता है, एक मल्टीलैटरल। बायलैटरल क्या कहता है, बायलैटरल भाई 2 कंट्रीज़ के बीच में होगा एग्रीमेंट। ठीक है, कि आपके लोग हमारे यहाँ करेंगे या हमारे लोग आपके यहाँ कर रहे हैं, तो हम आपके लिए ये चीज़ रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इस तरह से रिलैक्सेशन करेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ डीटीए आप देखेंगे तो बायलैटरल ही है। ठीक है, दूसरा आता है मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल में क्या हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, अब चाहे बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल, वो 2 तरीके की चीज़ों को कवर करता है। मतलब 2 तरीके से ये जो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या कहता है भाई,
कि किसी भी टाइप की इनकम आपको हो रही होगी, सब पे जो भी ये रिलीफ का सेक्शन होगा वो एप्लीकेबल होगा, हर एक पे होगा, चाहे जिस भी टाइप की आपकी इनकम होगी। तो कॉम्प्रहेंसिव है, सब कुछ लेके चल रहा है, ठीक है। वहीं लिमिटेड होता है तो उसमें क्या कर देते हैं कि भाई कुछ स्पेसिफिक इनकम पे ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सारी इनकम पे रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल बहुत तरह की इनकम अर्न करता है ना, तो हर इनकम इस एग्रीमेंट के अंदर नहीं आएगी, हर इनकम में आपको डबल टैक्सेशन से रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक इनकम के लिए ही ये एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसको लिमिटेड कहते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लिमिटेड एग्रीमेंट जो साइन किया है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच लिमिटेड एग्रीमेंट है, इथोपिया के बीच लिमिटेड एग्रीमेंट है, ईरान के बीच लिमिटेड एग्रीमेंट है, पाकिस्तान के बीच लिमिटेड एग्रीमेंट है। तो इस तरह कई कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में लिमिटेड एग्रीमेंट होता है, और वहीं पे कुछ कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट होता है। क्लियर हो गया। तो DTA आपका जो साइन होता है वो लिमिटेड या कॉम्प्रहेंसिव होता है, ठीक। अब बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91 के अंदर इस चीज़ के रिगार्डिंग रिलीफ प्रोवाइड की गई है, ठीक है। मतलब जो टैक्स पेयर्स हैं उनको डबल टैक्सेशन से रिलीफ देने के लिए ये कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 1991। भाई एग्रीमेंट तो साइन हो गया, पर एग्रीमेंट साइन हो गया पर इसकी रिलीफ मिलेगी किस सेक्शन के अंदर, तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि ठीक है सेक्शन 90 और 91 हमारे सेक्शन है जो आपको इस डबल टैक्सेशन से बचाएंगे, ठीक। अब सेक्शन 90 किसके लिए है, सेक्शन 19 उन कंट्रीज़ या उन टैक्स पेयर्स के लिए होता है जो टैक्स पेयर्स उन कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं जिसके साथ हमारे इंडिया की DTA साइन हुई है। कहने का मतलब कि इंडिया का अगर DTA साइन है और फिर वो टैक्स पेयर है तो उसको जो रिलीफ मिलेगी वो किस सेक्शन के अंदर मिलेगी, सेक्शन 90 की मिलेगी। और वहीं पे वो मतलब ऐसे कंट्रीज़ के टैक्स पेयर्स जिनके साथ इंडिया का DTA साइन नहीं है, या हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं टैक्स पेयर्स हैं वो ऐसी कंट्री से डील कर रहे हैं जिसके साथ हमारा DTA साइन नहीं है, तो भी हम उन्हें रिलीफ देंगे सेक्शन 91 के अंदर। ये बेसिकली यूनिलैटरल रिलीफ हो गया है ना। सेक्शन 91 ने क्या कर दिया कि भाई भले ही किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट ना हो, पर अगर आप दूसरी कंट्री में बिजनेस करते हो और आपको वहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है तो भी हम आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे अंडर सेक्शन 91, ठीक है। और अगर उस कंट्री के साथ मेरा एग्रीमेंट है, हमारा एग्रीमेंट है मीन्स, तो फिर हम आपको रिलीफ देंगे सेक्शन 90 के अंदर। क्लियर हो गया। तो दोनों तरीके से रिलीफ प्रोवाइड की जाती है। अब टैक्स रिलीफ दी कैसे जाती है, ठीक है, ये रिलीफ किस तरह की है, या हम कहें कि मेथड कैसे होगा, ये डबल टैक्सेशन से अवॉइड करने का जो एग्रीमेंट हुआ वो किस तरीके का एग्रीमेंट होगा, कैसे आपको बचाया जाएगा डबल टैक्सेशन से, तो रिलीफ किस तरीके से दी जाएगी, ठीक है। चाहे मेथड बोलिए या टाइप्स ऑफ रिलीफ बोलिए, ठीक है। तो दो तरीके के हैं, दो तरीके से आपको रिलीफ प्रोवाइड की जा सकती है। पहला होता है एग्जम्पशन मेथड। एग्जम्पशन मेथड क्या कहता है कि भाई यहाँ पे ना किसी एक कंट्री में आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो दूसरी कंट्री होगी वो आपको टैक्स से एग्जम्प्ट कर देगी, आपको टैक्स उस कंट्री में नहीं देना पड़ेगा। भाई आप दो कंट्री से कलेक्ट हो रहे हैं, एक कंट्री जहाँ आप रह रहे हैं, दूसरी कंट्री जहाँ आप इनकम अर्न कर रहे हैं, तो एक कंट्री आपको क्या कर देगी, पूरी तरीके से टैक्स से रिलीफ कर देगी, और दूसरी कंट्री क्या करेगी, आपको सिर्फ वहीं पर टैक्स देना पड़ेगा, एक कंट्री पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एग्जम्प्ट हो गया एक जगह से, तो आपका डबल टैक्सेशन नहीं लगा। दूसरा मेथड होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। यहाँ टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा आपको। कैसे, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ जो होती हैं वो टैक्स चार्ज करेंगी, लेकिन होगा क्या कि जिस कंट्रीज में आप रह रहे होंगे ना वो आपको क्रेडिट दे देगी, ठीक है। मतलब आपने फॉरेन कंट्रीज़ जहाँ पे इनकम अर्न करी हुई है, आप वहाँ पे टैक्स पे किए हैं, तो और वो कंट्री जहाँ आप रह रहे होंगे वो कंट्री क्या कहेगी कि आपको अगर हमारे यहाँ टैक्स देना है तो आपने ऑलरेडी जो दूसरी कंट्री में टैक्स दिया उतना टैक्स मत दीजिए, उतना का क्रेडिट ले लीजिए, रिमेनिंग अगर मेरा कुछ बचता है तो आप उसका टैक्स, वो टैक्स हमें डिपॉजिट करिए। क्लियर हो गया। तो ज़्यादातर हमारे अगर इंडिया की बात करें तो टैक्स क्रेडिट मेथड ही फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि DTA का बेनिफिट्स हम इंडिया में कैसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में आपको DTA का बेनिफिट अवेल करना है तो क्या करना होगा, आपको मतलब जो नॉन रेसिडेंट SSE है उसे TRC सर्टिफिकेट या फॉर्म 10F सबमिट करना पड़ता है। कहाँ पे, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, ठीक है। अब 10F इंडिया में सबमिट करना पड़ता है, अगर आप US में होते तो वहाँ पे W8BEN करके है फॉर्म, वो सबमिट करना पड़ता है। तो इंडिया की बात हम करें तो यहाँ पे 10F आपको सबमिट करना पड़ेगा या TRC बेसिकली क्या हो गया, ये टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, ये आपको बताता है जिस कंट्री में आप रह रहे होते वो आपको बताती है कि भाई उस एंटिटी का टैक्स रेसिडेंसी का स्टेटस कैसा है, ये स्टेटस हमको इस TRC सर्टिफिकेट से मिल जाता है। अब SSE को TRC या 10F सबमिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, पर ये TRC मिलेगी कैसे, तो ये TRC मिलती है आपको उस कंट्री से जहाँ पे आप रह रहे होते, ठीक है। तो वो कंट्री आपको, वहाँ की टैक्स अथॉरिटीज़ आपको ये TRC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, वो सर्टिफिकेट आपको इंडिया की इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास सबमिट करना पड़ता है, फर्निश करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो आपने ये सबमिट कर दिया ना
टीआरसी सबमिट कर दिया, अब उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं डीटीए के बेनिफिट्स के लिए। अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे तो आप डीटीए का बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते। इस डीटीए के अंदर जो भी रिलीफ मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है सबमिट करना टीआरसी या टीएनएफ, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एसएससी है, जो आपका डीटीए का बेनिफिट अवेल करना चाहता है, ठीक है, और उसको क्या करना पड़ेगा, उसने टीआरसी सबमिट कर दिया है, तो अब कैसे होगा, तो उसको ना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि टैक्स क्रेडिट के सेंस में हमने आपसे क्या कहा है कि भाई जहाँ वो रहता है वो कंट्री उसको क्रेडिट देती है। तो अगर हम नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वो इंडिया में नहीं रहता है, तो वो क्या करेगा, इंडिया में उसको टैक्स पे कर देना पड़ेगा, और इंडिया में टैक्स पे करने के बाद उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो रहता है, वहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी होम कंट्री से रिफंड ले लेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से डीटीए का बेनिफिट वो अवेल कर लेगा जहाँ पर टैक्स क्रेडिट सिस्टम अप्लीकेबल होगा, ठीक है। डीटीए अरेंजमेंट है तो बात समझ में आ गई। तो इंडिया में अगर डीटीए अरेंजमेंट में आप बेनिफिट अवेल करना चाह रहे हैं तो आपको पहले टीआरसी सबमिट करना पड़ेगा। टीआरसी सबमिट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं और रहते हैं, इंडिया पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ की इनकम का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। फिर जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री में जाके आप क्रेडिट अवेल कर लीजिए, उसका रिफंड ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से होगा। इस बात को ना हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल पूरे डिटेल का मैं समझा देती हूँ कि किस तरीके से इसका बेनिफिट लिया जाता है। तो सपोज़ करिए कि एक रेसिडेंट इंडियन है, मतलब वो रहता कहाँ है, उसका होम कंट्री कहाँ पे, कहाँ रह रहा है, रेसिडेंस कहाँ है उसकी, तो इंडिया का है, ठीक है। और उसने अर्न कहाँ से किया इनकम, उन्होंने अर्न किया यूके से 1 लाख की इंटरेस्ट इनकम अर्न की। तो सोर्स कंट्री यूके हो गई और रह कहाँ रहा है, रेसिडेंट इंडिया का रेसिडेंट है। अब यूके ने क्या किया, 10% का टैक्स डिडक्ट किया, तो क्योंकि वो वहाँ पे इनकम उन्होंने अर्न करी तो वहाँ पे उनको 10,000 का टैक्स देना पड़ा, ठीक है। और सेम इनकम पे, इंटरेस्ट की इनकम पे इंडिया में उनको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ 30,000। तो अगर डीटीए ना हो तो इस तरीके से उस पर्सन को 1 लाख की इनकम पे 40,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, 10,000 यूके में और 30,000 इंडिया में करना पड़ेगा। रहता कहाँ है वो, इंडिया में। तो अब डीटीए अरेंजमेंट में अगर हम बात करें कि डीटीए अरेंजमेंट है उसका यूके के साथ हमारा, और टैक्स क्रेडिट मेथड एप्लीकेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, तो जिस कंट्री में वो रहता है वही कंट्री आपको क्या अलाउ करेगी, टैक्स का क्रेडिट अलाउ करेगी। तो रहता कहाँ है वो, इंडिया में, तो इंडिया उसको अलाउ करेगी 10,000 का क्रेडिट जो उसने यूके में पे कर दिया है। सो इंडियन टैक्स में उसको सिर्फ 20,000 पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। यही हमने पीछे बात करी है। पीछे हमने कहा कि इंडिया कहती है कि अगर आपको डीटीए अरेंजमेंट्स है आपके साथ, मतलब उस कंट्री के साथ, तो आप जिस कंट्री में रहते हैं ना, आपको वही कंट्री क्लेम करेगी टैक्स क्रेडिट, जो रिफंड करना है या उसका क्लेम करना है आप उसी कंट्री में कर सकते हैं, और जो अदर कंट्री है वहाँ पे आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे, आप हमारे यहाँ रह रहे हैं तो हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे, दूसरी जगह का टैक्स आप पे कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी जगह रहते हैं तो आप वहाँ पे रिफंड क्लेम करिए, हमें पूरा टैक्स पे कर दीजिए। ये इसका टैक्स क्रेडिट का सिस्टम हो गया। सो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।